नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ईडी और बाकी जो एजेंसियां हैं जिनके स्पेशल केसेस आते हैं उन केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नई शिफ्ट किया है। और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे थे कि भाई मुझे बिना सुने कैसे ईडी कॉग्निजेंस ले सकती है, कैसे कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, कोर्ट हमारा केस ही कैसे शुरू कर सकता है जब तक मेरा वर्जन न लिया जाए। अब वहाँ पर ये बात आ रही थी कि ईडी के पास पावर है क्या, एनडीपीएस मामलों में भी क्या पावर है, स्पेशल लॉज जितने भी हैं हमारे देश में उन कानूनों में पावर क्या है, क्या सीधा ईडी इन्वेस्टिगेशन करे और इन्वेस्टिगेशन करके कंप्लेंट करे, वो कंप्लेंट में उसने जिसको एक्यूज्ड बना दिया, जिसको भी एक्यूज्ड बना दिया, क्या उसको सीधा जेल भेजा जाना चाहिए कि उस केस में कॉग्निजेंस ले लिया जाना चाहिए। अब कोर्ट ने मिनिस्टीरियल वर्क और कॉग्निजेंस वर्क इन दोनों में फ़र्क बताया है, यानी कि जो पेपर वर्क होता है और जो कॉग्निजेंस होता है यानी कि संज्ञान लिया जाता है, इनमें क्या फ़र्क है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीएनएसएस लगा दिया इसके साथ और बीएनएस लगाकर उसकी धारा 223 का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि सेक्शन 200 पुरानी सीआरपीसी में जिसमें हम कंप्लेंट केस लेते थे और सेक्शन 223 जिसमें कि अब हम कंप्लेंट केस लेते हैं बीएनएसएस में, नए कानून में 2024 के बाद, और ये 2024 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। उससे पहले के केसेस का क्या होगा जिनमें एफआईआर दर्ज हो गई थी, जिसमें ईडी अपनी कंप्लेंट सबमिट कर चुकी थी लेकिन कॉग्निजेंस बाद में लिया गया 1 जुलाई के बाद, और उन मामलों में क्या होगा जिसमें कंप्लेंट ही 1 जुलाई 2024 के बाद हुई। और क्या ईडी की बात ही अंतिम बात है। अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे देश भर में बहुत हंगामा हो रहा था। हालांकि मोदी सरकार ने ही 223(1) बनाया, यानी कि बीएनएसएस में ये प्रावधान मोदी जी की सरकार ही लेकर आई, लेकिन फिर भी अपोजिशन ऊधम मचा रहा था कि ईडी को अनलिमिटेड पावर दे दी गई हैं और ये अनलिमिटेड पावर हमको किसी को भी कभी भी दोषी बनाकर खड़ा कर देती हैं। ईडी एक ईसीआईआर रजिस्टर करती है और वो भी देती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ईसीआईआर जो उसने रजिस्टर करके रखी है, यानी कि जो उसने प्राइमरी कंप्लेंट अपने पास रखकर रखी है प्रेडिकेट ऑफेंस की, उसकी कॉपी एक्यूज्ड को नहीं दी जाएगी। ईडी अपना काम करेगी। ईडी अपना काम करने के बाद उसको अगर उसको लगता है तो वो कंप्लेंट फाइल करेगी और उस कंप्लेंट के साथ गिरफ्तारियां शुरू कर देगी। गिरफ्तारियां शुरू करके कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले ले, कॉग्निजेंस लेने के बाद मामला शुरू हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन भी होता रहेगा, कॉग्निजेंस भी हो जाएगा, व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो जाएगी और व्यक्ति से पूछा ही नहीं जाएगा। इन मामलों में थोड़ा सा फर्क ऑनरेबल कोर्ट ने आज किया और मैं समझता हूं कि ये बहुत लैंडमार्क रूलिंग है। ये रूलिंग पूरे के पूरे जो पॉलिटिकल जगत है, पॉलिटिकल करप्शन का जगत है, उसको रिलीफ देने वाला है। रिलीफ देने वाला मतलब है कि ईडी का मिसयूज रोकने वाला। अगर केंद्र की सरकार या फिर ईडी स्वतंत्र एजेंसी, केंद्र की सरकार कहती है कि एजेंसी स्वतंत्र है, अपने हिसाब से काम करती है, तो फिर अब उसको पूर्ण रूप से किसी भी स्टेज पर कुछ भी करने का अधिकार नहीं होगा। अब उसके हाथ काट दिए गए हैं या बांध दिए गए हैं। ऐसा ही कुछ एनडीपीएस के केसेस में होता था। ये जो नारकोटिक वाले केसेस होते थे, आपको याद होगा शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया था, आर्यन खान, और उस पकड़ने में भी वही होता था कि भाई ये पहले मुकदमा दाखिल हो गया, मुकदमा कॉग्निजेंस ले लिया और बाद में कहीं कुछ होगा तो देखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन भी तभी चलता रहता था। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद कॉग्निजेंस और कॉग्निजेंस के बाद ट्रायल शुरू होता है, तब कहीं आदमी की बात सुनते, हो सकता है बेल पर छूट जाए। तो एनडीपीएस के मामलों में भी, चूंकि एनडीपीएस के मामले ऐसे बनते थे जिसमें आपको जवाब देना पड़ता था। आपको जवाब मतलब है कि अगर एनडीपीएस आपके पास कुछ ड्रग्स पाए गए हैं तो आपको बताना है कि ये ड्रग्स मेरे नहीं हैं या ये ड्रग्स नहीं है या फिर क्या गड़बड़ है। अगर आपके पास ड्रग्स पाए गए तो यह माना जाएगा कि तुम ड्रग्स का काम करते हो या फिर ड्रग्स एनडीपीएस के तहत दोषी हो। अब एनडीपीएस के तहत दोषी हो, कॉग्निजेंस भी ले लिया और मेरे से पूछा ही नहीं। तो ये बड़े कुल मिलाकर किसी भी तरह का, मैं स्पेशल लॉज की बात करूं तो पोटा पहले होता था, कोफी पोसा होता था या फिर टाडा होता था, आज यूएपीए है, स्पेशल लॉ है। क्या इन मामलों में अब नई गणित शुरू होती है?
यूएपीए का नाम तो कोर्ट ने नहीं लिया, केवल नाम एनडीपीएस का लिया है और नाम पीएमएलए का लिया है। चलिए इसकी स्कैनिंग करते हैं, कोर्ट ने आखिर अब क्या कर दिया है और कैसे अब पॉलिटिकल एक्यूज जो कि प्रीडिकेट ऑफेंस में होते थे या फिर जो करप्शन का मामला होता था सरकार के में रहते, करप्शन का मामला जैसे कि शराब घोटाला जैसे तमाम तरह के घोटाले, उनमें क्या होगा। और अभी कोर्ट का जो निर्देश है वो है परविंदर सिंह वर्सेस ईडी, याद रखिएगा परविंदर सिंह वर्सेस ईडी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वॉइड अब इनिशियो है। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है कि कार्रवाई शुरू से ही शून्य है, यानी कि कार्रवाई को हम मानेंगे ही नहीं। और इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आपने मैंडेटरी प्री हियरिंग नहीं करी। सबसे पहले आपको एक्यूज से पूछना चाहिए था, कॉग्निजेंस लेने से पहले आपने एक्यूज से नहीं पूछा। अब इसको भी थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे होता था पहले। एक्चुअली क्या होता था कि जिस समय कोर्ट में चार्जशीट सबमिट हो जाती थी, चार्जशीट सबमिट होने के बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेता था। चार्जशीट जो सबमिट होती थी तो पार्टी चाहे तो उसको प्रोटेस्ट कर सकती थी, और पार्टी जब प्रोटेस्ट करती तो कोर्ट उसको सुनता था और सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेता था। अगर पार्टी ने प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिर प्रोटेस्ट नहीं करता था, अगर पार्टी से मतलब एक्यूज, तो फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर मामला आगे बढ़ा देता था। अभी क्या है, उन्होंने कहा कि भाई प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि एक्यूज को बुलाए और बुलाकर उसका वर्जन ले। अब इसको पूरी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विषय पर एक पूरा सिनेरियो बताया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि भाई इसकी स्टेप बाय स्टेप कैसे ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा, देखिए कंप्लेंट केसेस की स्टेप उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कंप्लेंट के मामले में सबसे पहले आप कंप्लेंट ले लीजिए, कंप्लेंट के बाद कंप्लेनेंट के जो गवाह हैं उनकी गवाही ले लीजिए, 2 काम कर लीजिए। अब आपको लगता है कि केस आगे बढ़ना चाहिए तो बढ़ाइए, रिजेक्ट कर सकते हैं तो रिजेक्ट कर दीजिए। अगर केस आगे बढ़ाना है तो पहला सम्मन अब एक्यूज्ड को जाएगा। पहले क्या होता था, एक्यूज्ड को सम्मन जाने का मतलब होता था कि वो कॉग्निजेंस हो गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय था ये सीआरपीसी का, बहुत टिपिकल। कहा जाता था कि अगर इश्यू प्रोसेस हो गया है तो फिर कॉग्निजेंस उसमें शामिल है। अब यहां पर सवाल ये पैदा हो रहा है, ये जो सवाल बन रहा है वो ये कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कॉग्निजेंस लेने से पहले एक्यूज्ड के ऑब्जेक्शन जरूर ले लीजिए, एक्यूज को सम्मन करिए। यानी कि कंप्लेनेंट कंप्लेंट लेकर गया, कंप्लेनेंट के वर्जन ले लीजिए, कंप्लेनेंट के एविडेंस ले लीजिए, कंप्लेनेंट के गवाह ले लीजिए, और अब एक्यूज्ड को बुला लीजिए, एक्यूज्ड के गवाह ले लीजिए, एक्यूज्ड का स्टेटमेंट ले लीजिए, एक्यूज्ड को नोटिस करिए। ये कहते हुए प्री कॉग्निजेंस नोटिस उसको कहा जाता है। प्री कॉग्निजेंस नोटिस करिए कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया जाए, ऐसा ऐसा मेरे पास कंप्लेंट आया है। अभी मैं ये पुलिस केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, पुलिस एफआईआर को जो केस होते हैं पुलिस के दूसरे होते हैं। ये कंप्लेंट है जो सीधे कोर्ट में किसी ने फाइल की है। कोर्ट में जब कंप्लेंट फाइल होती है तो 2 प्रोसेस जाते हैं। एक प्रोसेस ये जाता है कि भाई वो आदेश कर दे आगे कि भाई जाइए और एफआईआर दर्ज करिए, तो एफआईआर केस बन जाएगा। और दूसरा है वो कहता है कि एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपके पास गवाह हैं वो मेरे पास ले आइए, मैं सीधा कॉग्निजेंस ले लेता हूं। उधर अगर एफआईआर दर्ज होती थी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके भी अपनी चार्जशीट सबमिट करती थी, तब कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेता था। कुल मिलाकर कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये है, कोर्ट ने डिफाइन किया, कॉग्निजेंस लेने का मतलब है व्हेन द कोर्ट अप्लाइड देयर जुडिशियल माइंड, जब उसने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना शुरू किया। अगर चार्जशीट में जान नहीं होती थी पुलिस केस में तो रिजेक्ट कर देता था, और अगर कंप्लेंट में भी जान नहीं होती थी तो रिजेक्ट कर देता था, और अगर चार्जशीट में जान होती थी कॉग्निजेंस ले लेता था, और अगर कंप्लेंट में जान होती थी तो कॉग्निजेंस ले लेता था और इश्यू नोटिस कर देता था। अब कॉग्निजेंस लेने से पहले इश्यू नोटिस होगा, पार्टी को बुलाइए, उसका वर्जन लीजिए और सेटिस्फाई हो जाइए। जब दोनों प्री ट्रायल पर, प्री कॉग्निजेंस पर लड़ लें, तब आपको लगता है कि इस पर मामला बनता है और कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए, तो आप उस पर कॉग्निजेंस लिए। कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि कोर्ट ने जुडिशियल माइंड अप्लाई करना शुरू कर दिया। जितना काम इन्वेस्टिगेशन में होगा उतना ही काम वो इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होता है तो फिर वो उसकी कंप्लाइंसेस पूरी करके, यानी कि चार्जशीट सबमिट हुई है या जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं उनकी कॉपी दूसरी पार्टी को देगा, और उस
उसके बाद ट्रायल कोर्ट को भेज देगा या ट्रायल चलाइए। ये उसका प्रोसेस होता था, ये उसकी स्टेजेस होती थी। इसलिए इन स्टेजेस को थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता रहती है। मैं जहां तक इस विषय पर चर्चा करूं तो ये कंप्लेंट केस है। अब इस केस को पीएमएलए में लगा दिया, यानी कि अब जो ईडी वाले केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी की जो रिपोर्ट रहती है वो चूंकि कंप्लेंट रहती है, और ईडी के प्रोसेस को भी डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी के प्रोसेस को डिफाइंड ऐसे किया गया है कि ईडी तब तक उस पर कोई काम नहीं कर सकती जब तक कि सीबीआई या पुलिस एफआईआर करके ये ना कह दे कि ये प्रेडिकेट ऑफेंस है, यानी कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का काम हुआ है। जब पहले प्री स्टेज पर, यानी कि ईडी के पास सीधा मामला नहीं जा सकता, मामला सीबीआई से ईडी पर जाएगा या पुलिस से ईडी पर जाएगा, या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए काम कर रही है एनआईए से ईडी पर जाएगा। ईडी सेकेंडरी एजेंसी बनती है। प्राइमरी एजेंसी जो उसको स्कैन करेगी वो या तो सीबीआई बनती है, या फिर वो एनआईए बनती है, या फिर पुलिस बनती है, या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस पर काम कर रही है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने यह कह दिया कि यह प्रेडिकेट ऑफेंस है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी खेल हुआ है, तब ईडी सिस्टम में आएगी, नहीं तो सीधी ईडी सिस्टम में नहीं आएगी। ईडी जब आ गई तो वो ईसीआईआर एक रिकॉर्ड करेगी, अपने इकोनॉमिक क्राइम के विषय में एक इंफॉर्मेशन लिखेगी, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगी। जब ईडी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, पहले वो सम्मन करना शुरू करेगी, बात करना शुरू करेगी, और जब उसने चार्जशीट बनानी है तो उससे पहले वो एक कंप्लेंट करेगा। कौन सी कोर्ट में? ईडी की कोर्ट में कंप्लेंट करेगा। ईडी कंप्लेंट करेगी। कंप्लेंट चूंकि ईडी करेगी, इसलिए इस केस को कंप्लेंट केस माना गया, क्योंकि यह पुलिस केस नहीं है। ना तो सीबीआई ने सीधी चार्जशीट लगाई है और ना ही चार्जशीट सीधी ईडी ने लगाई है, मतलब सॉरी पुलिस ने लगाई है, ना एनआईए ने लगाई है। ये जो है वो प्रेडिकेट ऑफेंस की संभावनाओं के आधार पर, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के आधार पर ईडी ने कंप्लेंट की है कि साहब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है। पीएमएलए के तहत केस चलाया जाना चाहिए। पीएमएलए कोर्ट अब उस पर कॉग्निजेंस लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईडी ने ये सब कुछ जो बना दिया वो सीधा कॉग्निजेंस ले ले कोर्ट। अभी तक यही होता था कि सीधा कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता था। अब सुप्रीम कोर्ट में पहले कुशल अग्रवाल का एक केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुशल अग्रवाल के केस में कहा था कि देखिए पीएमएलए के केस में धारा 223 से लेकर 226 यानी कि चैप्टर नंबर 16 ऑफ बीएनएसएस साथ में पढ़ा जाएगा, उसके बगैर पीएमएलए के केस नहीं होंगे। ये कुशल अग्रवाल के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तभी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, नहीं तो नहीं लिया जा सकता। पीएमएलए को सीधा कॉग्निजेंस लेने का अधिकार नहीं है, ये स्पेशल कोर्ट है, और जो भी स्पेशल कोर्ट होती है उसमें कंप्लेंट फाइल होगी। कंप्लेंट में जब फाइल होगी तो दूसरी पार्टी को, आपको एक्यूज्ड को बुलाना पड़ेगा, और कंप्लेनेंट की, यानी कि ईडी कंप्लेनेंट बना तो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट को फिर वो डिफेंड करेगा। इसके बाद भी आपको लगता है कि इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए तो ही कॉग्निजेंस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये कुशल अग्रवाल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है। लेकिन ये जो मामला अभी आया, इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट नया निकला। वो टेक्निकल फॉल्ट था 1 जुलाई का, 1 जुलाई 2024 में। एक्चुअली इस मामले में ईडी ने पहले कोर्ट को कंप्लेंट कर दी। कोर्ट मिनिस्ट्रियल फंक्शन कर रहा था। कोर्ट ने कॉग्निजेंस 2 जुलाई को लिया, जबकि उससे पहले जून में ही कंप्लेंट ईडी कर चुकी थी कोर्ट में। कोर्ट ने वो फाइलें चेक करना और डेट डाल दी, और उसके बाद 2 जुलाई को कॉग्निजेंस का ऑर्डर लिखा, जबकि 1 जुलाई को बीएनएसएस लागू हो गया था। पुराने वाले सीआरपीसी में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी ये कहते हुए डिफेंड करती है कि साहब इस पर हमने कार्रवाई कर ली है, कॉग्निजेंस हो गया है, काम आगे बढ़ गया है, आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये हमने पहले ही कंप्लेंट फाइल कर दी थी 1 जुलाई से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मिनिस्ट्रियल फंक्शन है और जो कोर्ट का फंक्शन है, ये दोनों फर्क है। मिनिस्ट्रियल फंक्शन मतलब कोर्ट में आपने कुछ सबमिट कर दिया, फाइल कर दिया, एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट ने नोटिस कर दिया, कोर्ट उसको देखने के लिए डेट लगा दी, कोर्ट ने कंप्लायंस के लिए कुछ कह दिया, आपसे कहा ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये सब मिनिस्ट्रियल फंक्शन था, ये कोर्ट का जुरिडिक्शनल फंक्शन नहीं था। ये कोर्ट अपना जुरिडिक्शन यहां पर देखता है, कोर्ट पहले से तय करता है कि भाई मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। ये सारे काम मिनिस्ट्रियल हैं। मिनिस्ट्रियल काम कॉग्निजेंस की उसमें नहीं आते। कॉग्निजेंस
कोर्ट के अंदर कॉग्निजेंस तभी माना जाएगा जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, मिनिस्टीरियल माइंड नहीं, यानी कि क्लैरिकल माइंड नहीं, जब वो जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करता है। जुडिशियल माइंड कोर्ट ने 2 जुलाई को इस्तेमाल किया और 1 जुलाई को बीएनएसएस लागू हो चुकी थी, इसलिए ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं माना जाएगा, ये प्रोस्पेक्टिव माना जाएगा। तो आप जो ले रहे हो वो रिट्रोस्पेक्टिव ले रहे हो, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव दिखा रहे हो 2 जुलाई को, जबकि 2 जुलाई को ही तुमने पहली बार, कोर्ट ने पहली बार इस पर कॉग्निजेंस लिया है, और जिस दिन कॉग्निजेंस लिया जाएगा उस दिन बीएनएसएस की धारा 223 लागू हो जाएगी, जैसा कि कुशल पाल में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, कुशल अग्रवाल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह जो प्रोसीडिंग है ये वॉइड ऑफ इनिशियो है, यानी कि जिस दिन कॉग्निजेंस लिया गया उस दिन प्रोसीजरल मैकेनिज्म को पालन नहीं किया गया था, और प्रोसीजरल मैकेनिज्म का पालन न करना का मतलब यह है कि आपने जस्टिस डिनाई कर दी। ये मामला उन्होंने कहा कि इस पर स्पीकिंग ऑर्डर होने चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहले एनडीपीएस के मामले में कह चुका है इसमें स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए और बीएनएसएस यहां पर साथ में पढ़ी जानी चाहिए। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट टूटू घोष के मामले में भी कुछ ऐसा ही कह चुका है कि मैकेनिकली सम्मन मत भेजिए, पहले आर्टिकल 2 सेक्शन 223 के तहत नोटिस इशू करिए और फिर उसको पता करिए कि वाकई में क्या है। ऐसा ही झारखंड हाईकोर्ट भी पहले कह चुका था कि सप्लीमेंट्री कंप्लेंट्स, जालान के यश जालान का मामला था, इसमें यह कहा सप्लीमेंट्री जितनी ईडी कंप्लेंट करेगी, जितनी भी, कि एक ही मामले में, उन सब में आपको बीएनएसएस लागू करना पड़ेगा। 1 जुलाई 2024 के बाद जितनी भी ईडी ने कंप्लेंट की होंगी उन सभी मामलों में यह लागू होगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिल्कुल क्लियर कट शॉट किया है, यानी कि पलविंदर सिंह, कुशल अग्रवाल, अनिल कुमार, जिसमें जनरल बीएनएसएस का डेफिनेशन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया 4 स्टेप, और यश जालान, ये 4 जजमेंटों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी प्रोसीडिंग को वॉइड ऑफ इनिशियो इनके प्रारंभ से ही शून्य बता दिया और कहा कि स्पेशल कोर्ट को मैं फाइल दोबारा भेजता हूं, स्पेशल कोर्ट दोबारा कॉग्निजेंस लेने से पहले पार्टी को नोटिस इशू करे, पार्टी की बात सुने, पार्टी की जब वो बात सुन लेगी और तब सेटिस्फाई होती है तो ही ईडी के मामलों में या पीएमएलए के मामले में कॉग्निजेंस ले सकता है, अदरवाइज वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो बड़े हाई प्रोफाइल करप्शन के केसेस आते हैं पीएमएलए के तहत, उनमें बड़े बड़े वकील कॉग्निजेंस स्टेज पर ही लगा दिए जाएंगे, यानी कि कॉग्निजेंस से पहले का जो नोटिस होगा, चूंकि मैंडेटरी हो गया है, उसके बगैर कार्रवाई बढ़ा ही नहीं सकता स्पेशल कोर्ट, तो फिर वहां कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और बड़े जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए पर हियरिंग के लेते हैं, वो वहां प्रेजेंट होंगे और प्रेजेंट होकर कॉग्निजेंस ही लेने, कॉग्निजेंस स्टेज पर ही फसड़ मचा देंगे। अब कॉग्निजेंस लेना यानी कि किसी भी लीडर पर करप्शन के मामले में मुकदमा ईडी के द्वारा चलाना बहुत कठिन हो गया है, कठिन ही नहीं बहुत कठिन हो गया है, यानी कि कॉग्निजेंस की ही अब लड़ाई शुरू होगी। केस तो जब शुरू होगा तब होगा, और कॉग्निजेंस की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक बार बार आएगी, क्योंकि नीचे अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ना लिया तो फिर उस पर रिवीजन फाइल होगा, कॉग्निजेंस ले लिया तो भी रिवीजन फाइल होगा, और वो रिवीजन आते आते सुप्रीम कोर्ट तक आएगा कि कॉग्निजेंस सही था, गलत था, लेना था या नहीं लेना चाहिए। यानी कि अब ईडी की फाइल शुरू होगी कॉग्निजेंस की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से शुरू होने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट से शुरू होने वाली है तो नेताओं के लिए थोड़ा आराम हो गया है, ईडी के लिए डिफिकल्टी हो गई है, या फिर ईडी अगर अपनी पावर का मिसयूज करता था तो वो मिसयूज अगर करता था तो वो मिसयूज करने की संभावना लगभग खत्म हो गई कि अब इसका भविष्य, ईडी का भविष्य थोड़ा टिपिकल होने वाला है। बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलने वाली है और बहुत सारे दोषी भी हो सकता है कि टैक्टिक इस्तेमाल करने की वजह से छूट जाएं। ये सब कुछ संभव है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।